वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। अध्ययन ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे नदी। तो बेसिकली अभी तक हम पढ़ते आए हैं नदी सिस्टम क्या है, नदी रिवर तंत्र क्या है, नदी। तो बेसिकली हम जाने कि नदी के बेसिक्स क्या है, नदी किस आधार पे हम किसी जो वाटर बह रहा है उसे हम नदी कह सकते हैं। तो आज इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नदी है क्या, नदी के आधार क्या हैं, किस आधार पर किसी बहने वाले पानी को हम नदी कह सकते हैं, नदी से लाभ क्या है, किस तरीके से नदी कई सारी छोटी छोटी जल धाराओं को मिलकर एक नदी का रूप धारण करती है। इस बारे में आज हम विस्तार करेंगे। प्रकृति द्वारा विकसित एवं लगातार परमार्जित मार्गों पर बहते पानी की अविरल धारा ही नदी है। बरसात उसे जन्म देती है। वह सामान्यतः ग्लेशियर, पहाड़ अथवा झरने से निकलकर सागर अथवा झील में समा जाती है। इस यात्रा में उसे अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। नदियां और उसकी सहायक नदियां मिलकर नदी तंत्र बनाती हैं। जिस इलाके का सारा पानी नदी तंत्र को मिलता है वह इलाका जल निकास घाटी कहलाता है। जल नदी निकास घाटी पर बरसे पानी को इकट्ठा करती है, उस प्रवाह में शामिल कर आगे बढ़ती है, वही उसके पानी का समृद्ध आधार है। तो हम कह सकते हैं प्रकृति द्वारा विकसित, यानी कि जो नेचर से के परमार्जित जो छोटी छोटी धाराओं से धारा के मिलकर बनती है वो नदी कहलाती है। और नदी कहती है जब बरसात होती है तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग दिशाओं से पानी मिलकर एक रास्ते पर एक जगह पर बहने वाली एक बड़ी धारा का रूप धारण कर लेती है। वो चाहे सामान्यतः ये ग्लेशियर है, पहाड़ है, झरने हैं, यहाँ से निकलकर जो जलधारा बनती है उसे नदी कहते हैं। और जब नदी बहती है पहाड़ों से निकलकर तो उसमें कई सारी छोटी छोटी नदियाँ जिन्हें हम जलधारा कहते हैं आकर मिलती है। और बाद में कई सारी जब जलधाराएं एक धारा में मिलती हैं तो उससे एक नदी तंत्र विकसित होता है। और उस इलाके का सारा पानी उस नदी तंत्र के द्वारा उस नदी में सम्मिलित हो जाता है। और उस नदी तंत्र को ही हम जल निकास घाटी कहते हैं। जल निकास घाटी पर बरसे पानी को इकट्ठा करती है, उसे प्रवाह में शामिल कर देती है और वही पानी समृद्धि का आधार होता है। यानी कि कोई नदी है तो उसका धन क्या है, नदी का धन है उसमें पानी। जितना अधिक पानी होगा, स्वच्छ वाटर होगा, अच्छा प्रवाह होगा, वो नदी उतनी ही समृद्ध और तो नदी को अपनी यात्रा में बाढ़ के पानी के अलावा भूजल से संबंधित दो प्रकार की परिस्थितियां मिलती हैं। पहली परिस्थिति में भूजल भंडारों का पानी बाहर आकर नदियों को मिलता है। दूसरी परिस्थिति में नदी में बहते हुए प्रवाह का पूरा या कुछ हिस्सा रिसकर भूजल भंडारों को मिलता है। नदी दोनों ही परिस्थितियों का सामना कर आगे बढ़ती है। यानी कि एक बहुत ही कि जो भूजल जमीन के अंदर का जो पानी है वो नदी में आकर बहता है, नदी के फ्लो को बनाए रखता है। दूसरा ये होता है कि जो हमारा बरसात के द्वारा जो पानी आता है, यानी सतही वाटर जो बहता है वो नदी के प्रभाव को बनाता है और उसके रिसने से जो आसपास जल स्रोत होते हैं उनमें पानी हो जाता है, जो कि जल स्तर को बनाने का काम करते हैं। नदी का प्रवाह मिट्टी के कटाव, चट्टानों के नष्ट होने से प्राप्त मलबे तथा वनस्पतियों के अवशिष्टों को बहाकर ले जाता है। नदी जब बहती है तो अपने साथ मिट्टी, चट्टान, रेत, बजरी, पेड़ पौधों के टूटे हुए भाग, इन सबको बहाकर आगे ले जाती है। उसका एक भाग सतही रन ऑफ और दूसरा भाग भूजल प्रवाह कहलाता है। एक भाग तो वो होता है पानी का जो नदी में बहता हुआ दिखाई देता है, और एक भाग वो होता है पानी का जो पृथ्वी के अंदर या मिट्टी के अंदर समा जाता है और मिट्टी के अंदर बहता है, उसे हम भूजल प्रवाह कहते हैं। प्रवाह के इस विभाजन को प्रकृति नियंत्रित करती है। बरसात में सतही रनाव और बाकी दिनों में धरती की कोख से रिसा जल ही नदी में बहता है। बरसात के दिनों में सतही जल बहता है, लेकिन बाकी जो ड्राई सीजन होता है, सूखा समय होता है, उस समय भूजल ही नदी के प्रवाह को बनाए रखता है जो जमीन के अंदर से उत्सर्जित होता है। अनुमान है नदी जल के ऊपर बहने वाले रन ऑफ और नदी जल के नीचे बहने वाले भूजल का अनुपात 38:1 होता है। उल्लेखनीय है कि भूजल प्रवाह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से लगातार निचले इलाकों की ओर बहता है। उसकी इस यात्रा में कुछ पानी नदी के प्रवाह के रूप में सतह पर और बाकी हिस्सा पानी की सतह के नीचे नीचे चलकर
समुद्र में समा जाता है। नदी के सूखने के बावजूद नदी तल के नीचे पानी का प्रवाह बना रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि नदी को भूजल का अधिकतम योगदान उथले एक्वीफरों पर से मिलता है, जहां पर नदी की गहराई कम होती है। नदी तंत्र में प्रवाहित बाढ़ के पानी के साथ मलबा, सिल्ट, उपजाऊ मिट्टी इत्यादि बहती है। उसका कुछ हिस्सा बाढ़ क्षेत्र में, बाकी हिस्सा पानी के साथ आगे बढ़ता है और समुद्र के निकट पहुंचकर डेल्टा का निर्माण करता है। नदी तंत्र में प्रवाहित पानी का लगभग 70% हिस्सा मलबे, बाकी 30% हिस्सा घुलित रसायनों के रूप में होता है। अर्थात मिट्टी के साथ साथ बहुत सारे केमिकल होते हैं। जो 70% मिट्टी रहती है, मलबा रहता है, और उसके साथ 30% रसायन भी घुले रहते हैं। वो रसायन सल्फर के रूप में हो सकते हैं, आयरन के रूप में हो सकते हैं, या दूसरे खनिज लवणों के रूप में उसमें पाए जाते हैं। नदी तंत्र में प्रवाहित पानी का लगभग 70% हिस्सा मुक्ता, बोल्डर, बजरी, रेत, सिल्ट के रूप में होता है। नदी मार्ग में उनका जमाव पृथ्वी का ढाल, प्रवाह की गति, जल की परिवहन क्षमता से नियंत्रित होता है। बोल्डर, बजरी जैसे बड़े कण नदी के प्रभावित भागों में छोटे कण अंतिम भाग बनाते हैं। अर्थात नदी का जब बहाव पहाड़ों से होकर नीचे प्लेन की ओर आता है तो मिट्टी अपने साथ, यानी पहाड़ों से नदी नीचे प्लेन की ओर बढ़ती है तो अपने साथ रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर, मिट्टी सब बाहर आती है। और जैसे ही वहां से ऊंचाई कम होती है, मिट्टी के बहाव जब कम होता है, पानी का बहाव जब धीरे धीरे कम होता है, प्लेन नदी प्रवेश कर जाती है, तो धीरे धीरे वो क्या करती है, मैदानों का निर्माण करती है। और जैसे जैसे नदी की प्रवाह की ऊंचाई कम होती चली जाएगी, धरातल की ओर बढ़ेगी, समतल जमीन की ओर बढ़ेगी, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो जो बड़े बड़े कण होते हैं वो प्रारंभिक भागों में जब जा इकट्ठे हो जाते हैं, तो चाहे पहाड़ों की तलहटी हो या उसके आसपास के एरिया हो, और जो छोटे कण होते हैं वो नदी के दूर तक, अंतिम भाग तक जा। नदी अपने जल ग्रहण क्षेत्र पर बरसे पानी को बड़ी नदी, झील अथवा समुद्र में जमा करती है। तो जो नदी है या उसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, उसमें जो बारिश होती है उस पानी को ले जाकर वो समुद्र में या किसी झील में इकट्ठा करती है। और कभी कभी उसके मार्ग में मरुस्थल आ जाते हैं। अब पानी, नदी बह रही है, उसकी दूरी लंबी है, तो बहाव के बीच में अगर समुद्र मतलब मरुस्थल आ जाता है, तब क्या होता है, उसके आने के कारण नदी का पानी रेत में रिस जाता है, रेत वाले भाग में भर जाएगा और बाष्पीकरण हो जाएगा। नदी पर सूखने का खतरा बढ़ने लगेगा। यदि पानी की आपूर्ति बनी रहती है तो वह मरुस्थल के रिसाव बाधा को पार कर लेती है। यदि पार नहीं कर पाती है तो मरुस्थल में गुम हो जाती है। अर्थात कोई नदी है, उसका बहाव क्षेत्र बहुत बड़ा है, अब उसके बहाव क्षेत्र के बीच में क्या होता है, रेगिस्तान आ जाता है। अगर उसमें पानी की भरपूर मात्रा है और पानी रिस जाए, उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसके प्रभाव पर, उसके बहाव पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो नदी वो रेगिस्तान के क्षेत्र को बाहर पार कर जाएगी और हमेशा बहती रहेगी। लेकिन पानी कम है, उसका बहाव भी कम है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो नदी मरुस्थल में ही समा जाएगी, लुप्त हो जाएगी। नदी का जीवन काल। नदी अपने जीवन काल में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था से गुजरती है। इन अवस्थाओं का संबंध उसके कछार मतलब उसके जो आसपास का मैदान होता है उसे कहते हैं, कछार के ढाल से होता है। अपनी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था में नदी अपने कछार में भू आकृतियों का निर्माण करती है, यानी मैदानों का निर्माण करती है, उसका परिमार्जन करती है, अपनी प्राकृतिक भूमिका का निर्वाह करती है, वह जैविक विविधता से भरपूर है। यानी नदी जब पहाड़ों से निकलती है, यानी पहाड़ पे जब नदी होती है तो अपनी यंग स्टेज में होती है, बहाव बहुत तेज होता है, और धीरे धीरे जब मैदान में उतरती है तो प्रौढ़ावस्था में जाती है। लेकिन जब यंग अवस्था में होती है तो उसमें बहुत सारा ईंट, पत्थर, बालू लेके बाहर आती है, और जब प्रौढ़ावस्था में आती है तो उससे वो मैदानों का निर्माण करती है, एक लुक देती है, लैंडस्लाइड बनाती है, और धीरे धीरे उनका मॉडिफिकेशन करती रहती है। ये उसका एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल रोल है प्लेन का निर्माण करने में। वह जैविक विविधता से भरपूर होती है, उसमें वो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि मिट्टी के साथ बहुत सारे केमिकल, मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ें अपने साथ वो बहा के लाती है। उनका अपना पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो स्थिर पानी के पारिस्थितिकी तंत्र से पूरी तरीके से भिन्न होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो रिवर है, उसका अपना एक इकोलॉजिकल इकोसिस्टम है जो पॉन्ड इकोसिस्टम से एकदम डिफरेंट होता है। और रिवर सिस्टम जो होता है वो एकदम नेचुरल कंट्रोल होता है, नेचर के द्वारा कंट्रोल होता है, जो वर्षा जल, सतही जल, भूजल को संतुलित रखता है, अनेक सामाजिक आर्थिक महत्वों का पालन करती है। वह जागृत इकोसिस्टम है, एक लिविंग इकोसिस्टम है। नदियाँ क्या करती हैं, हमारी नेचर के साथ साथ पानी की पूर्ति के साथ साथ क्या सामाजिक, कल्चरल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की होती है, क्योंकि नदियों जो होती हैं, नदियों के आसपास जो मैदान बनते हैं बहुत उपजाऊ होते हैं,
उनमें फसलें बहुत अच्छी होती हैं, जिनसे वहाँ के जो हमारी फार्मर्स हैं बहुत सारा लाभ कमाते हैं, जिनसे उन्हें आर्थिक लाभ होता है। दूसरा, नदियाँ जो हमारा पुराने समय में और वर्तमान समय में भी पानी का एक मुख्य स्रोत है, जो हमारे पीने के पानी को पूर्ति करती है, सिंचाई के लिए पूर्ति करती हैं और पालती हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट के लिए वाटर सप्लाई करती हैं और बहुत सारी नदियों के जो है आसपास मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो इस तरीके से वो सामाजिक धरोहर के रूप में भी प्रयोग होती है। नदी पर निर्भर समाज के लिए वह आजीविका का आधार है। अब जैसे कि क्या होता है, कहीं नौकायान हो रहा है, लोग फसलें लगा रहे हैं, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, बहुत सारी फसलें नदियों के किनारे होती हैं। तो वहाँ से क्या होता है, उनके जो जीवन का आधार है, पैसा मिलता है, उन्हीं फसलों से कमा के लोग अपना पेट पूजा करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। कुदरती तौर पर नदी का प्रभाव अविरल होता है। सूखे के दिनों में इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। नदी में रहने वाले जीव जंतु वनस्पतियाँ उस बदलाव से परिचित होते हैं, इसलिए कुछ उस बदलाव के कारण अपने ढाल लेते हैं और अन्य इलाकों में पलायन कर जाते हैं। तो अभी मैं बताया था, नदी का आधार होता है। जब पानी बहाव बनेगा तो फसलें नष्ट हो जाएंगी और नदी के प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता, बढ़ा नहीं। तो वो नेचर के अनुसार ही कम और ज़्यादा होता रहता है। जब सूखे के दिन होते तो बहाव धीरे धीरे कम होता है, फ्लो कम होता है, नदी के अंदर पानी भी कम होता है। और जैसे जैसे पानी कम होता है या नदी के अंदर और बदलाव आते हैं पानी के अंदर, तो उसे जो अंदर जीव जंतु रहते हैं, वनस्पतियाँ रहती हैं, वो उससे महसूस करते हैं और महसूस करने में क्या करते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं, दूसरे अन्य स्थानों पर चले जाते हैं जहाँ परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं। तो इससे क्या होता है कि उस इलाके में वो जब चले जाते हैं वहाँ से, तो वो इंडिकेट करते हैं कि नदी में बदलाव हो रहा, कुछ चेंज हो रहा है। तो इस इंडिकेटर रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वृद्धावस्था में नदी का कछार समतल हो जाता है, यानी वृद्धावस्था में क्या होती है, नदी का जो गहराई है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, लगभग बहाव का क्षेत्र बहुत फैल जाता है, तटों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उस स्थिति में नदी की पहचान खत्म हो जाती है और वह विलुप्त हो जाती है। उस पर कछार का पानी बरसना समाप्त नहीं होता है। हर स्वस्थ नदी अविरल होती है, प्रदूषण मुक्त होती है। अब अविरलता की पहचान, उसके संकेत क्या क्या होते हैं? सुरक्षित कैचमेंट, पर्याप्त बहाव, स्वच्छ पानी, अच्छी चरित्र, ये एक नदी की पहचान है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नदी मात्र बहता पानी नहीं है, वह एक जटिल प्रणाली है। उस जटिल प्रणाली में जल धारा के अलावा नदी के अन्य अंतरंग घटक, नदी तल, नदी तट, बाढ़ क्षेत्र, राइपेरियन जोन, कछार, बेसिन इत्यादि शामिल होते हैं, जिनसे नदी एक अपना तंत्र एक स्थापित करती है। तो हम बात करते हैं नदी तट। सामान्य आदमी के लिए नदी तट का अर्थ नदी तल के दाईं और बाईं सीमा है। वे सामान्य ढालू होते हैं, इनका ढाल असमान होता है, इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ होती है। वे नदी के तल की सीमा को निर्धारित करते हैं। नदी की बाढ़ हर साल मिट्टी कटाव का उनको परमार्जित करती है। परमार्जन के कारण उनका विस्तार होता है, इनके बीच की दूरी बढ़ती है। इनके बीच की दूरी के कारण नदी की चौड़ाई बढ़ती है। सूखे के दिनों में नदी का पानी किसी किनारे के पास से अथवा उससे अलग अलग दूरी से बहता है। यह स्थिति स्थायी नहीं है, साल दर साल उसमें बदलाव होता है। मामूली बाढ़ के समय पानी उसकी सीमाओं में रहता है। जब बाढ़ रुद्र रूप धारण कर लेती है तो दोनों तटों को लांग कर कछार में फैल जाता है। कछार भी मैदान में फैल जाता है। नदी के तटों को दायां तट, बायां तट के नाम से भी संबोधित करते हैं। उन्हें पहचान प्रभाव के दाहिनी और बाईं ओर स्थित होने के कारण मिलती है। मैदानी इलाकों में एक तट के निकट रेत और दूसरे तट के निकट घाट मिलता है। अब दूसरा हमारा आता है राइपेरियन जोन। दोनों नदी के किनारों की पट्टी में कुदरती रूप से कुछ, यानी कि नेचुरल रूप से कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ पैदा होती हैं। उन्हें सामान्य व्यक्ति नहीं पहचान पाते, पर उनको पहचानना वनस्पति विज्ञानियों और स्थानीय जानकारों के लिए सहज होता है। राइपेरियन जोन वह सीमित इलाका है जिसमें कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ पैदा होती हैं। उल्लेखनीय है कि नदी की सेहत के लिए वे महत्वपूर्ण और आवश्यक होती हैं। हर साल आने वाली बाढ़ उन्हें समृद्ध करती है। अनुसंधानों से पता चला है कि नदी के पानी की गुणवत्ता सुधारने में राइपेरियन जोन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पानी में मौजूद नाइट्रोजन की सांद्रता को कम करती हैं। राइपेरियन जोन का सबसे बड़ा योगदान पौधों के रूप में नदी में मिलने वाले जलीय जीव जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराना है। यानी कि राइपेरियन जोन क्या है, दोनों तटों के बीच में, कि पूरे एरिया पानी नहीं बहता समान कंडीशन में, तो उसमें कुछ पेड़ पौधे हो जाते हैं नेचुरल कंडीशन में। तो देखो दो चीजें हैं कि अब उसमें एक तो वहाँ रहते हैं तो जीव जंतुओं के लिए भोजन चाहिए जो उसके अंदर रहते हैं,
तो उनको फूड प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा वो क्या करते हैं, किन्हीं कारणों से अगर वाटर का जो मिनिमम मेंटेनेंस चाहिए, उसमें केमिकल्स जो होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, उनकी मात्रा घटती और बढ़ती है, उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। तीसरा क्या करते हैं कि पानी के अंदर कुछ पॉल्यूशन हो गया है, उस पॉल्यूशन को भी नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसलिए अगर नदियों के किनारे हम पेड़ लगाएं, बहुत सारे जोन बना दें, तो हम नदियों के बहुत सारे नदियाँ जो पॉल्यूटेड है, उसमें बहुत सारे रासायनिक खतरनाक रसायन हैं, उनको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं और पानी को साफ कर सकते हैं राइपोरिन जोन को डेवलप करके। बरसात के मौसम में नदियों में अनेक प्रकार की बाढ़ आती है। कई बार वह नदी के दोनों तटों को लांघकर कछार में फैल जाती है, पर बाढ़ के दौरान कछार में पानी का फैलाव एक जैसा नहीं होता है, वह अक्सर बदलता रहता है। जल विज्ञानियों ने बाढ़ क्षेत्र को परिभाषित किया है। उनके अनुसार बाढ़ क्षेत्र नदी का कछार का वह अप्लावित इलाका है जो अधिकतम बाढ़ के दौरान डूबता है। यही वह क्षेत्र है जो पानी में स्थायी रूप से डूबता है। इसमें तबाही मचती है, जन धन की हानि होती है, लेकिन बाढ़ हमेशा हानिकारक नहीं होती है। वह कछार में उपजाऊ मिट्टी पोषक तत्व जमा करती है, कछार को समतल बनाने की दिशा में काम करती है, नदी मार्ग के जल प्रपातों को समाप्त करती है। उल्लेखनीय है कि बाढ़ क्षेत्र में कई बार नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं। बाढ़ क्षेत्र को पहचानना बहुत सरल है। नदी मार्ग के दोनों ओर पाई जाने वाली कुदरती वनस्पतियों वृक्षों के बहुत अधिक भिन्नता होती है। ये भिन्नता और तथा वनस्पतियों की अनुकूलन क्षमता भिन्नता के कारण होती है। उदाहरण के लिए बाढ़ क्षेत्र में नमी की अधिकता के कारण अक्सर हरी घास फूलों की अधिकता देखी जाती है। कई परिस्थितियों में बाढ़ क्षेत्र में दलदली भूमि मिल जाती है। वनस्पतियां काई शैवाल से ढकी होने के कारण ये भूमि नदी तंत्र तथा जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। बाढ़ क्षेत्र में वही वृक्ष पाए जाते हैं जो नमी झेलने में सक्षम होते हैं। यानी कि बाढ़ क्षेत्र नदी के तटों के बीच में जब नदी बहती है तो सामान्य अवस्था होती है। जब उसमें फ्लड आता है तो आसपास जितना मैदानी इलाका होता है उसमें पानी अपने तटों से बाहर निकल जाती है, तो वो इलाका बाढ़ क्षेत्र कहलाता है, उसका फ्लो से बाहर का एरिया कहलाता है। तो कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है, जब ज़्यादा होगा तो बाहर निकलेगा, नहीं तो नाव के लिए चल जाएगा। उससे होता क्या है, आसपास जंगल विकसित हो जाते हैं। नमी रहेगी तो अच्छे पेड़ पौधे उगेंगे, जंगल उग जाएंगे, ज़्यादा घास उगेगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो है पानी की उपलब्धता के आधार पर प्लांट की डाइवर्सिटी भी बदलती है। उल्लेखनीय है कि राइपेरियन जोन में पनपने वाली वनस्पतियों के सूखे पत्ते झड़कर या बहकर नदी को मिलते हैं। ये पत्ते सूखे मृत होने के कारण भले ही ऑक्सीजन उपलब्ध ना करा पाते हों, पर वे जलीय जंतुओं को सूखी वनस्पतियों और उन पर पनप रहे बैक्टीरिया, फंगस या कीड़ों का भोजन अवश्य उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा राइपेरियन जोन की वनस्पतियां नदी के घाट को स्थायित्व, पानी के सही अम्लता प्रदान करती हैं, वे भूजल रिचार्ज में सहयोग देती हैं, नदी जल को निर्मल बनाने में राइपेरियन जोन की विशिष्ट महत्ता है। तो हम देखें कि नदियों के पत्ते होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है भोजन उपलब्ध कराते हैं, रहने वाले बैक्टीरिया वायरस को उपलब्ध कराते हैं, वहाँ पर पानी की जो एसिडिटी और बेसिसिटी उसको मेंटेन करते हैं, भूजल रिचार्ज में करते हैं और पानी को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका। घाटी का वैली, व्हाट इज वैली? नदी का सतही या भूजल प्रदान करने वाला वह क्षेत्र नदी घाटी या नदी का कछार कहलाता है। ये वह क्षेत्र है जिसे नदी की शरीर कहा जाता है। ऐसा शरीर जिससे नुकसान पहुंचाने का मतलब नदी को नुकसान पहुंचाना भी कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि नदी है तो नदी में जो विभिन्न दिशाओं से जो पानी आता है, छोटी छोटी जलधाराएं आकर मिलती है, तो जो धाराएं हैं पूरा जो एरिया कहलाता है उस नदी में आकर जो मिलता है, या मैदान या दूसरी धाराएं जो है वो उस नदी घाटी या नदी का कछार कहलाता है। तो नदी का शरीर यानी कि जो जलधाराएं अलग अलग दिशाओं से आकर मिलती हैं वो नदी का शरीर ही है। अगर वो उससे हम कोई हानि पहुंचाएंगे तो नदी में पानी नहीं जाएगा और नदी नष्ट हो जाएगी। ये देखिए पहाड़ पर किस तरीके से नदी एक फील्ड का मैदान होता है, क्षेत्र से ऊपर छोटा दिखाई देता है, लेकिन लार्ज एरिया होता है, प्लेन एरिया भी होता है, अलग अलग जलधाराएं आती जो मिलकर वहाँ पर। नदी का प्रभाव, भारत जैसे देश में इसका अधिकांश भूभाग मानसून में बना रहता है। तो भारत में देखा जाए कि जो नदियां हैं उनका अधिकांश जो मैदानी भाग है, महानदियां जो सीजनल नदियां होती हैं जो केवल बरसात में बहती हैं, बाकी सीजन में इनका फ्लो कम या खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वे नदियों को वर्षा काल में भारी मात्रा में बाढ़ का पानी मिलता है। वर्षा के 8 माहों में प्रवाह का जल स्रोत भूजल होता है, यानी बाकी समय में भूजल से बहती है। सूखे माहों में नदी का प्रवाह एक समान नहीं होता है। जैसे जैसे एक्वीफरों का पानी
नदी में डिस्चार्ज होता है वैसे वैसे एक्वीफर खाली होते हैं। भूजल स्तर में गिरावट आती है, नदी का प्रभाव घटने लगता है। यदि बरसात का पानी नदी को पानी की पूर्ति नहीं हो पाता तो वह प्रभाव समाप्त हो जाता है, नदी सूख जाती है। उल्लेखनीय है कि कुछ दशक पहले तक अनेक नदियां बारहमासी थी। मौसम परिवर्तन के कारण उनके प्रभाव में घटबढ़ देखी जाती है। नदी तंत्र की जैव विविधता तो हम देख सकते हैं नदी किस तरीके से प्रभाव बनाती है। कई धाराएं आकर से मिलती हैं, तो नदी का कोई बहने का एक डायरेक्शन नहीं होता है, कई डायरेक्शन में बहती। कई देख रहे हैं कि अभी हम देख सकते हैं लैंडस्केपिंग दिखाई, कई धाराएं आकर नदी में यहाँ मिली है और धीरे धीरे वो एक मेन नदी मिलाती है, नदी जाकर समुद्र में मिल जाती है। पूरा धारा प्रभाव क्या कहलाता है? नदी तंत्र या फ्लो कहलाता है। इन्वायरमेंटल फ्लो क्या होता है? सूखे मौसम में नदियों के प्रभाव का घटना स्वाभाविक है, लेकिन प्रत्येक स्वस्थ नदी को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए हर समय जीवन रक्षक न्यूनतम प्रणाली की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम प्रभाव को वैज्ञानिक पर्यावरण प्रभाव कहते हैं। पर्यावरण प्रभाव नदी तंत्र में लगातार बहने वाले पानी की वह न्यूनतम मात्रा है जो उस पर आश्रित जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों की सुरक्षा, उनके तालमेली विकास एवं जिंदा रहने तथा प्राकृतिक जिम्मेदारियों के निभाने के लिए आवश्यक है। उस प्रभाव से समझौते संभव नहीं है। पर्यावरणीय प्रभाव की गिरावट से नदी की सेहत खराब होती है, जलीय जीवन असुरक्षित है, प्राकृतिक जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता कम होती है। उल्लेखनीय प्रभाव को समाप्त होने के बावजूद नदी तल के नीचे होने से प्रभाव सक्रिय रहता है। वह प्रभाव अपने साथ घुले रासायनिकों को गंतव्य तक भी ले जाता है, वह पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है। भारत की प्रत्येक नदी का न्यूनतम प्रभाव प्रभावित किया जाना चाहिए। अनेक अनदेखी के कारण ही नदियों का अस्मिता पर ग्रहण लगा नदियाँ